नमस्कार, मैं डॉक्टर अनामिका द्विवेदी सुबोधम मीडिया के पंचजन्य समाचार की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। श्रीलंका में जो राजपक्षे परिवार सत्ता में है, उसने अपने पिछले कार्यकाल में देश को चीन का पिट्ठू बना दिया था। आज जब वह संकट में है तो चीन सिर्फ अफसोस ही जाहिर कर रहा है। किसी देश में अगर पेट्रोल पंप पर सेना तैनात करनी पड़े और कागज की किल्लत के चलते परीक्षाएं रद्द करनी पड़े तो यह सहज ही समझा जा सकता है कि वहां के हालात कितने असहज हो चले हैं। श्रीलंका में इन दिनों ऐसी ही परिस्थितियां बनी हुई हैं। गहरे आर्थिक संकट से श्रीलंका में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न कर दी है। जनता आक्रोशित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामूहिक इस्तीफे से भी उनका आक्रोश नहीं थमा। सत्ता प्रतिष्ठान भी जन भावनाओं से अवगत है, इसलिए उसने सरकार भंग करने के राष्ट्रीय सरकार के संगठन की पहल से विपक्ष को साधने का प्रयास किया, परंतु विपक्ष सरकार के साथ सहयोग के लिए तत्पर नहीं। स्थिति नियंत्रण से निकलती देख आपातकाल लगा दिया गया। श्रीलंका की आर्थिक बदहाली का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि कोलंबो में 13-13 घंटे के पावर कट से जूझ रही जनता सड़कों पर उतर आई है और राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रही है। लोगों के पास खाने पीने की चीजें नहीं हैं। लोग हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। हालत यहां तक बिगड़ गई है कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने 1 अप्रैल से देश में आपातकाल लागू कर दिया था। श्रीलंका के राष्ट्रपति कार्यकाल से जारी आदेश में कहा गया कि देश में कानून व्यवस्था कायम रखने, आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को जारी रखने के लिए ऐसा करना जरूरी हो गया था, जिसे अब हटा दिया गया है। पूरे परिदृश्य की विकटता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि संकट के मूल में जो खस्ता हाल अर्थव्यवस्था है, उसकी सेहत सुधारने के लिए एक नए वित्त मंत्री की नियुक्ति की गई, पर नवनियुक्त वित्त मंत्री ने मात्र 24 घंटे में ही अपना पद छोड़ना मुनासिब समझा। श्रीलंका में मौजूदा स्थिति को देखकर किसी को भी हैरत हो सकती है कि नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण इस द्वीपीय देश में अपेक्षाकृत राजनीतिक स्थायित्व रहा है। लंबे समय तक गृह युद्ध की चपेट में रहने के बावजूद भी उसकी अर्थव्यवस्था अपनी श्रेणी के तमाम देशों से बेहतर प्रदर्शन करती रही है। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में भी श्रीलंका का प्रदर्शन बेहतर रहा। तब एकाएक ऐसा क्या हो गया कि वह कंगाली के कगार पर आ पहुंचा? इसकी पड़ताल करें तो यही निकलेगा कि यह सब अचानक नहीं हुआ है। इसमें कुछ भूमिका तो कोविड की रही है, जिस पर श्रीलंका या किसी भी अन्य देश का कोई नियंत्रण नहीं था। इसके अलावा अपनी दयनीय स्थिति के लिए एक बड़ी हद तक श्रीलंका स्वयं भी जिम्मेदार है, जिसने अतार्किक नीतियां अपनाकर अपनी इतनी दुर्गति करा ली है। वास्तव में इन नीतियों के चलते आर्थिक संकट की सुगबुगाहट तो बहुत पहले ही होने लगी थी। यह बात और है कि उसने अब जाकर अपना वास्तविक रूप प्रदर्शित किया। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन पर आधारित है। इसका अंदाजा इस तथ्य से ही लगाया जा सकता है कि श्रीलंकाई जीडीपी में पर्यटन की हिस्सेदारी करीब 12.5% है और कोविड पूर्ण दौर में यही क्षेत्र श्रीलंका में सबसे तेजी से वृद्धि कर रहा था। लेकिन कोविड संबंधी प्रतिबंधों और महामारी के खौफ ने पर्यटन गतिविधियों पर विराम लगा दिया। रही सही कसर श्रीलंकाई सरकार की नीतियों ने पूरी कर दी। लोक लुभावन राजनीति के लोभ में सरकार ने कर की दरों में भारी कटौती की। इससे न केवल राजस्व की क्षति हुई, बल्कि सरकारी खजाने के गड़बड़ाते गणित को देखते हुए वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने श्रीलंका की साख पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। इससे कोलंबो के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय तंत्र से किफायती दर पर वित्तीय संसाधन जुटाना बहुत मुश्किल हो गया। इसके लिए वह चीन जैसे देश पर और भी निर्भर होता चला गया, जिसका उस पर पहले ही कड़ी शर्तों वाले कर्ज का अंबार था। मुश्किलें केवल यहीं तक सीमित नहीं रहीं। खेती में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग पर प्रतिबंधन का तुगलकी फरमान जारी हुआ, जबकि जैविक खेती में रातों रात कदम बढ़ाना संभव नहीं था। इसका परिणाम यह हुआ कि पारंपरिक कृषि उत्पादन को भी आघात पहुंचा। हालांकि बाद में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग संबंधी फैसले को पलट दिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और एक विकराल खाद्य संकट दस्तक देने की तैयारी कर चुका था। इसका ही परिणाम है कि आज श्रीलंका वित्तीय एवं खाद्य संकट से इतना त्रस्त हो गया है कि उसकी अर्थव्यवस्था
पूरी तरह चरमरा गई है। इस समय श्रीलंका में जिस राजपक्षे परिवार की सत्ता है, उसने अपने पिछले कार्यकालों में एक प्रकार से श्रीलंका को चीन का पिट्ठू बना दिया था। भारत जैसे स्वाभाविक एवं पारंपरिक देश को उसने अपनी प्राथमिकता से हटा दिया। लेकिन आज जब श्रीलंका एक अप्रत्याशित संकट से संघर्ष कर रहा है, तब चीन केवल अफसोस ही जाहिर कर रहा है। मदद की तो दूर, चीन ने श्रीलंका को दिए अपने कर्ज की शर्तों में जरा भी ढील करने से इनकार कर दिया है। तब श्रीलंका ने भारत से ही मदद की गुहार लगाई और नई दिल्ली ने भी कोलंबो के प्रति पूरी उदारता दिखाई है। श्रीलंका में आर्थिक संकट इतना बढ़ गया है कि इसने कई लोगों के मुंह से निवाला तक छीन लिया है। ऐसे में भारत ने पड़ोसी धर्म निभाते हुए परेशानियों के इस दौर में श्रीलंका की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया है, जिससे वहां के लोगों को अपनी भूख मिटाने में आसानी होगी। भारत की ओर से श्रीलंका को खाद्यान्न की मदद भेजी जा रही है, ताकि वहां महंगाई की वजह से लोगों की रोटी छीनने की जो नौबत आ गई है, उससे थोड़ी राहत मिल सके। भारत ने न केवल श्रीलंका को उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्रेडिट लाइन उपलब्ध कराई है, बल्कि खाद्य सामग्री के स्तर पर भी हर संभव मदद कर रहा है। जनवरी और फरवरी में भारत श्रीलंका को करीब 6,500 करोड़ रुपए का कर्ज दे चुका है। इसके अलावा पिछले महीनों में देशों में सहमति बनी है कि भारत श्रीलंका को करीब 7,500 करोड़ रुपए का कर्ज और उपलब्ध कराएगा। बीते दिनों में भारत ने 40,000 टन चावल भी श्रीलंका को उपलब्ध कराया है। इसके साथ ही वहां ईंधन की भारी किल्लत को देखते हुए बड़ी मात्रा में डीजल भी भिजवाया है। श्रीलंका में विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो 70% से ज्यादा गिरावट आई है। इस वजह से उसे अपनी जरूरत की अनिवार्य वस्तुओं का आयात करने में भी दिक्कत आ रही है। इस वजह से श्रीलंका की मुद्रा डॉलर के मुकाबले कमजोर हो गई है। इसके अलावा वहां महंगाई का अलम यह है कि पेट्रोल डीजल से लेकर खाने पीने की सामान्य चीजों के दाम भी चरम पर पहुंच गए हैं। भारत ने श्रीलंका को $1 अरब की क्रेडिट लाइन यानी ऋण सहायता देने पर सहमति जताई है। इससे श्रीलंका को अनिवार्य वस्तुओं की कमी पूरा करने में सहायता मिलेगी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। ऐसे में भारत की चावल की खेप श्रीलंका पहुंचने के बाद वहां चावल की कीमत में कमी आने की उम्मीद है, जो बीते 1 साल से दोगुना बढ़ गई है। आर्थिक संकट को दूर करने के लिए श्रीलंका की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के साथ भी चर्चा हो रही है। श्रीलंका और भारत की सीमाएं बहुत दूर नहीं हैं और एक पड़ोसी होने के नाते भारत की जिम्मेदारी भी है कि वह मुश्किल में फंसे अपने मित्र देश की मदद करे। लेकिन इसके साथ ही भारत को सतर्क भी रहना होगा कि वहां यदि हालात और बिगड़ते हैं तो हमारे लिए शरणार्थियों का एक नया संकट खड़ा हो सकता है। भारत को इससे भी सावधानी बरतनी होगी कि वह श्रीलंका में सीधा हस्तक्षेप न करता दिखे, क्योंकि अतीत में इसे लेकर हमारे कटु अनुभव रहे हैं। इस लिहाज से भारत सरकार ने उन अटकलों को समय से खारिज करते हुए बिल्कुल सही निर्णय लिया कि श्रीलंका में अपनी सेना भेजने का उसका कोई मंशा नहीं है। बेहतर होगा कि भारत बिम्स्टेक या ऐसे ही किसी अन्य मंच के माध्यम से समान विचार वाले देशों के साथ लेकर श्रीलंका के लिए कोई व्यापक समाधान निकालने की दिशा में आगे बढ़े। इससे जहां भारत के नेक इरादे और नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन होगा, वहीं चीन के चंगुल में फंसते जा रहे देशों को भी एक आवश्यक सबक मिलेगा। साथ ही यह सीख भी मिलेगी कि लोक लुभावन नीतियां और मुफ्तखोरी वाली राजनीति दीर्घ अवधि में आत्मघाती ही सिद्ध होती है। नमस्कार।